नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक नई एनोमली हमारे देश में आ गई। नई एनोमली ये हो और लगता है कि अगर हम मोदी है तो मुमकिन है, ये भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये सरकार और जुडिशरी नया प्रेसिडेंट करना चाहती है। वो है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एनोमली है। एनोमली से मतलब एक संशय नया पैदा हो गया है कि आखिर किस करवट बैठने जा रही है मोदी सरकार। एक तरफ तो जस्टिस यशवंत वर्मा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर बाकायदा तीसरे नंबर पर जज है। दूसरी तरफ उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। रेजिग्नेशन जब जुडिशरी ने मांगा था, चीफ जस्टिस ने मांगा था, तब उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया नहीं, मतलब रेजिग्नेशन दिया नहीं था। बाद में जब वो फंसते दिखाई पड़े, मतलब जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, पार्लियामेंट ने और लोकसभा ने उनका मोशन ले लिया, इंक्वायरी कमीशन बिठा दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उन्होंने इंक्वायरी कमीशन पर सवाल खड़े करे। सब क्लियर होता चला गया उनके अगेंस्ट में। फिर अचानक उनको लगा कि अब फंस चुके हैं, अब कोई रास्ता बचता नहीं है, तो उन्होंने रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को दे दिया। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देने के साथ साथ उसकी एक कॉपी चीफ जस्टिस को भेज दी। अब प्रेसिडेंट तो ये था कि रेजिग्नेशन दे दिया, बात खत्म। लेकिन अभी भी वो हाई कोर्ट की वेबसाइट पर है, क्योंकि अभी भी उनके रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस को गजट नहीं किया गया। ये गजेटेड ऑफिसर्स कहे जाते हैं और इनके विषय की खास बात यह है कि जब भी इनका अपॉइंटमेंट होता है या इनका ट्रांसफर होता है या इनको टर्मिनेट किया जाता है, रेजिग्नेशन का स्वीकार किया जाता है, तो उसको ऑफिशियल गजट में गजट किया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है। अभी तक ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को रेजिग्नेशन स्वीकार नहीं किया या प्रोनाउंस नहीं किया। रेजिग्नेशन पहुंच गया, लेकिन अभी तक उन्होंने उसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने दिनों बाद भी, कि एक महीना उनके रेजिग्नेशन का लगभग हो गया है, एक महीने से ज्यादा हो गया है, इतने दिनों बाद भी प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रेसिडेंट ने उसको स्वीकार नहीं किया। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अभी भी वो है, सरकार की सैलरी वो अभी भी ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो 3 लोगों की इंक्वायरी कमीशन बिठाया था लोकसभा के स्पीकर ने, उसने कल रिपोर्ट भी दे दी। ऑनरेबल जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया था, उसकी रिपोर्ट भी दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिपोर्ट इधर आ गई है तो इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। उनका रेजिग्नेशन स्वीकार अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो क्या वाकई में ये पहले जज होंगे जिनका रेजिग्नेशन स्वीकार न करके सरकार इंपीचमेंट करना चाहती है? एक बड़ी भारी एनोमली और क्रिएट हो गई। वो क्रिएट ये हो गई है कि क्या इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी शुरू होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, यानी कि एफआईआर होगी उस कैश के मामले में, और एफआईआर करके उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, जैसा कि उस समय के वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल जगदीप धनखड़ साहब ने चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस के सामने कहा था कि भाई ये केवल मामला इंपीचमेंट का नहीं है, ये मामला केवल उनके रेजिग्नेशन का नहीं है। आखिर जजों की अकाउंटेबिलिटी कब तय होगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी और कितनी तय होगी? आज हम लोग इस विषय पर पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग एपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं, लीगल एनोमलीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लिखते हैं, हायर जुडिशियल सर्विसेज में लिखते हैं, या कोई भी और कंपटीशन दे रहे हैं, या फिर वो समाज में अग्रणी भूमिका में हैं, टीवी चैनल्स पर जाते हैं, बहस करते हैं, या और बाकी, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। हम एक बार लगातार डिक्लेयर करते हैं कि भाई देखो, हम ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, हम कोई न्यूज नहीं, वी आर डूइंग एन एनालिसिस बेस्ड ऑन द एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक एनालिसिस करते हैं, जो मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे लोग जो इन विषयों पर गहराई पर जाना चाहते हैं उनके लिए होता है। खैर, हम अब इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले इसका इतिहास समझना चाहिए। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये कहा था कि किसी भी जजेस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, किसी भी जज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनको इम्यूनिटी दी थी। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें इम्यूनिटी दी जाती है, तो जजेस को इम्यूनिटी दी गई। हुआ मामला क्या कि एक वीरा स्वामी नाम के व्यक्ति ने, के वीरा स्वामी उनका नाम हुआ करता था,
के वीरास्वामी ने एक पीआईएल एक जज साहब के खिलाफ डाली और ये कहा कि भाई ये भ्रष्ट आदमी हैं और इनकी भ्रष्टता हमारे पास है। के वीरास्वामी में जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि भाई इस तरह के अगर मामले आते हैं तो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन के बजाय एक इन हाउस कमेटी होनी चाहिए, जो कि 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हों और हाई कोर्ट के बाकी जजेस हों। सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक्शन ले रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उसमें ना हो, हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी बने, वो तय करे कि वाकई में जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एलिगेशन सही है या गलत है। बाद में फुल बेंच बैठी और फुल बेंच ने जस्टिस के वीरास्वामी के ऑर्डर को या जजमेंट को स्वीकार किया और फिर एक नियम तय कर दिया। तब से आप ध्यान रखिएगा, तब से ये 90 का दशक शुरू हो रहा था, तब से ये प्रेसिडेंट है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है, चाहे वो सरकार को ही लेना हो, चाहे इम्पीचमेंट ही क्यों ना लाना हो, किसी भी मामले में इन हाउस कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा उसकी रिपोर्ट के बगैर इनिशिएट नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि कितना भी भ्रष्ट जज हो, कितना भी भयंकर भ्रष्ट हो, सब कुछ उसके खिलाफ आ चुका हो, उसके खिलाफ महाभियोग भी नहीं लाया जा सकता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट और इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में जो, या इनकैपेसिटी उसी को कहा गया होगा या मिसबिहेव उसको कहा गया होगा जो भ्रष्टाचार के मामले, इन भ्रष्टाचार के मामलों में अगर इंक्वायरी एक्ट हमारे पास है, जजेस इंक्वायरी एक्ट हमारे पास है और प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एक्ट उसके बाद पास कर दिया, तो जब प्रोटेक्शन ऑफ जजेस एक्ट है तो कहता है कि भाई एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन इंक्वायरी एक्ट हमारे पास है जिसमें पार्लियामेंट भी सीधा एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि वो कमीशन ना बना ले। तो कमीशन जाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट लगाता है। इस इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट पर संशय खड़ा कर दिया गया और अब ये कहा गया कि इन हाउस कमेटी पहले चेक करेगी। इन हाउस कमेटी मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो ठीक है, जो 3 जजेस की इन हाउस कमेटी बनेगी वो रिकमेंड करेगी। इन हाउस कमेटी जब रिकमेंड कर देगी, उसमें भी एक चीज ये है कि जब आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो पहले चीफ जस्टिस को लिखिए, चीफ जस्टिस उसको प्रीमा फेसाई स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद वो इन हाउस कमेटी बिठाएगा, इन हाउस कमेटी उसकी जांच करेगी, इन हाउस कमेटी की जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस के पास जाएगी, चीफ जस्टिस फिर तय करेंगे, चीफ जस्टिस फिर तय करेंगे कि ये इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कितनी बाइबल है, कितना इसमें ग्राउंड है कि इस पर एक्शन लिया जा सके। इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो रिकमेंड करेंगे कि भाई अब सरकार को कि इनके खिलाफ इंपीचमेंट लाया जा सकता है, जा सकता है मतलब लाइए ऐसा नहीं, लाया जा सकता है। फिर उसके लिए आप मतलब सरकार जो है वो इंपीचमेंट का नोटिस लाएगी और फिर लोकसभा या राज्यसभा में जहां कहीं भी लाए वहां उसका मोशन स्वीकार होगा। मोशन स्वीकार होने के बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि अब इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, जबकि इंक्वायरी कमीशन सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बैठने की बात थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई चलो ठीक है, हमने ये भी मान लिया यशवंत वर्मा तो सब क्वालिफाई कर गए, यशवंत वर्मा तो सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी क्वालिफाई कर गए, उसके अलावा फिर वो पिटीशनें लेकर आए वो क्वालिफाई हो गई और लोकसभा का मोशन भी पास हो गया, कमीशन में बैठ गया, चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तीफा भी मांग लिया और सब कर लिया, लेकिन वो माने, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया जब वो फंस गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि शील्ड लगा तो दी है और यशवंत वर्मा उसमें क्वालिफाई भी कर गए हैं, लेकिन इसमें अब जो सवाल पैदा हो रहा है कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया था, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया है, वो रिटायर नहीं हुआ, उसने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देने पर भी उसकी पेंशन, उसके सारे फंड और उसके आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट बरकरार रखे जाएंगे। ऐसा दुनिया की किसी, मतलब भारत में किसी और सर्विस में ऐसा नहीं होता। जिसने रिटायरमेंट ले लिया है उसका काम खत्म हो गया, रिटायरमेंट लेने के बाद वो अब उसको बेनिफिट्स, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। लेकिन जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में इनको प्रोटेक्शन दिया गया और ये कहा गया कि वो सारे बेनिफिट लेंगे। अब वो बेनिफिट लेंगे का मतलब ये आता है कि चाहे कितना भी भ्रष्ट जज हो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो,
और कौन बनेगा करोड़पति में आप चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, जीतते जाइए, भ्रष्टाचार करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जिस दिन आप पकड़े जाएं, वो भी पकड़ने के बाद फिर लाइफलाइन इस्तेमाल करिए। लाइफलाइन कौन सी है? लाइफलाइन अभी हमारे पास है कि इन हाउस कमेटी बैठेगी, लाइफलाइन हमारे पास है, उनके पास है कि भाई अभी अभी तो उसमें जाएगा, मतलब संसद में जाएगा। इन लाइफलाइनों को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर ये लाइफलाइन आपके लिए फ्रूटफुल है तो और थोड़ा भ्रष्टाचार कर लीजिए, और अगर ये लाइफलाइन फ्रूटफुल नहीं है तो फाइनली क्विट कर लीजिए। आपको जितना आपने जीत लिया है वो सब आपका हो गया, और जो बेनिफिट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगे, मतलब यहां से जाने के बाद भी बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि अब रिजाइन कर दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति? जब आप हो गए अरबों रुपए के मालिक, तो फिर आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर लिए। लाइफलाइन इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिन और चल लिए, और अब आप कर दीजिए रिजाइन, और रिजाइन करके क्विट कर दीजिए। जो आप कमा चुके हैं, जो आप भ्रष्टाचार कर चुके हैं, वो आपका हो गया, क्योंकि वो तो आपने जीता था। और अब जब आप रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट के बेनिफिट भी आपको सब मिलेंगे, क्योंकि आपको जजेस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सारे वो हैं। क्या महाभारत की जो बात कही गई है, महाभारत में जो कही है, युधिष्ठिर से पूछा गया कि भाई एक ही अपराध को 4 लोग करते हैं, जिसमें एक शूद्र है, एक वैश्य है, एक क्षत्रिय है और एक ब्राह्मण है, किसको कितनी सजा होनी चाहिए? तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, शूद्र को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो सर्विस करने वाला है, उसको उसकी लायबिलिटी नहीं बनती। वैश्य को आर्थिक दंड दिया जा सकता है क्योंकि उसकी जान अर्थ में होती है। क्षत्रिय को जेल भेजा जा सकता है, और उसको राजमहल का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको अपने पदों से हटाया जा सकता है, और उसके पद से हटाने के बाद उसका धन भी जब्त हो जाएगा। और अगर कोई ब्राह्मण उसमें इन्वॉल्व है तो उसको मृत्यु दंड दी जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिसके पास ज्यादा राइट हैं, जो ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा बनती है, उसको ज्यादा सजा होनी चाहिए। लॉर्डशिप आपके पास है, अब जिसके पास लॉर्डशिप है उसको, लॉर्डशिप से मतलब रावण है, लॉर्डशिप है ना उसके पास, रावण राजा है, कोई भी आदेश उसका अंतिम आदेश होता है। और भगवान भी इधर है तो राजा, रजवाड़े परिवार से, लेकिन अभी वो राजा है, फिर भी वो वनवासी रूप में है। तो ऐसे राजा को दंड क्या दिया जाता है? रावण को क्या दंड दिया गया? क्योंकि वो राजा है तो उसको दंड भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। रावण को जो दंड दिया गया, क्या वैसा ही दंड बड़े राजनेताओं को, पॉलिसी मेकर्स को और जजेस को नहीं मिलना चाहिए? अब इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? सवाल यह है, अकाउंटेबिलिटी तय होगी या नहीं होगी? अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि पहले एफआईआर दर्ज करवाइए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए और अकाउंटेबिलिटी तय करिए। केवल रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, केवल आपको छोड़ देने से कौन बनेगा करोड़पति खेलने नहीं आए यहां आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। कौन बनेगा करोड़पति खेलने नहीं आए। आप कह रहे हो मैं नहीं था, मैं नहीं था, कौन बताएगा? ये जजेस इंक्वायरी बताएगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पीछे कोडिंग है जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, जजेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की डिनाई किया, और उन्होंने कहा जज कब से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गए? इन्वेस्टिगेटिंग के लिए इफिशिएंट कब से हो गए? इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कब से एलिजिबल हो गए? उनके पास फाइल आती है, उस फाइल पर वो सही और गलत ढूंढते हैं। इन्वेस्टिगेशन के स्पेशलिस्ट कब से हो गए? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट था बेंच पर। तो सवाल ये पैदा होता है कि जैसे यशवंत वर्मा ने जो भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, उनका कहना नहीं किया, दूसरों का कहना है किया। चीफ जस्टिस ने उस समय, ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा किया, इन हाउस कमेटी ने कहा किया, अभी जो जस्टिस अरविंद कुमार की रिपोर्ट आई है उसमें भी शायद ऐसे ही निकले। तो कब होगा? अब देखो इन मामलों को कैसे डील करना। आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस कर्णन मद्रास हाईकोर्ट के जज थे, बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गए। उन्होंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस के खिलाफ ये बताया कि भाई ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैंने इनके साथ काम किया है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को ये कंटेम्प्ट लगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का एक्शन लिया। वो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का लिया, क्योंकि वो दोनों इक्वल उस पर है, कोई एक दूसरे को हटा नहीं सकता, दोनों के खिलाफ महाभियोग आना चाहिए, और वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के उस समय के बेंच ने जस्टिस कन्नन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी पाया कि भाई वो जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं और भ्रष्टाचार जजेस का खोल रहे हैं,
तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी हैं, 6 महीने के लिए उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उनको हटा तो सकते नहीं, उनकी जेल होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनको काम से भी रखना चाहिए। आप ये मामला समझिए। ऑनरेबल कहना ठीक है। और जस्टिस दिनाकरन कर्नाटक में थे और दिनाकरन साहब ने बहुत लंबी, जहां तक दिखाई पड़े वो सब जमीन उन्होंने अपने नाम लिखवा ली। भ्रष्टाचार का आलम वो था। आप सोचो कि जस्टिस सौमित्र सेन, उनका नाम सामने आया तो उनके मामले में भी बड़ा खेल हुआ। वो जज अपॉइंट होने से पहले किसी कमीशन में वो कराए थे, उनके खिलाफ भी। और ये सब जो इन्होंने जो किए हैं, मतलब इन लोगों ने जितना भी पैसा इकट्ठा किया, कौन बनेगा करोड़पति खेले, जब ये करोड़पति अरबपति बन गए होंगे तो इन्होंने क्विट कर लिया। मतलब फाइनली जब फंस गए, लाइफलाइन काम नहीं आई, तो इन्होंने रिजाइन करके बाहर चले गए और कहा कि भाई हम अब यहां नहीं। इनको सबको बेनिफिट मिलते हैं पूरे, ये सब आज भी मतलब रिजाइन कर गए लेकिन पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट इनको मिलते हैं। कोई जांच नहीं, कोई कमेटी, कोई जांच कमेटी मतलब कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं, कोई क्रिमिनल एफआईआर नहीं, जेल नहीं, कुछ नहीं। ऐसी लॉर्डशिप भगवान राम को भी जहां पर वनवास काटना पड़ा हो, जिस देश में राजा पुरुषोत्तम को भी जेल काटना पड़ा हो, जिस देश के अंदर हरिश्चंद्र को संपत्ति छोड़नी पड़ी हो, रजवाड़ा छोड़ना पड़ा हो, उस देश में क्या ये कबूल हो सकता है? आज तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हैं, इसलिए मुझे लगता है ये सवाल पैदा होते हैं। अब जो बात आती है मोदी जी की, कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो मुमकिन है, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है कि यशवंत वर्मा का जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, अगर यशवंत वर्मा का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है और इधर महाभियोग शुरू हो जाता है और महाभियोग उनके खिलाफ लाया जाता है और प्रेसिडेंट कहता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता भाई कि आप क्विट कर जाएंगे, आप महाभियोग फेस करिए, महाभियोग में आप जो कह रहे हो वो महाभियोग में फेस करिए, और फेस करने के बाद अब जब आपको वहां से कर दिया जाएगा फिर हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, फिर हम आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, फिर हम आपके खिलाफ वो करेंगे। ये प्रेसिडेंट क्या नहीं तय करना चाहिए आज की सरकार को? मैं कहता हूं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मुमकिन है तो फिर जजेस को भी, या कोई भी बैठा हो, किसी के पास कितनी भी इम्यूनिटी क्यों ना हो, क्या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? और जितना बड़ा अधिकारी हो उतनी ज्यादा बड़ी सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये सवाल है। हिंदू संस्कृति का देश, हिंदू संस्कारों का देश, इस देश में ने किसी को नहीं छोड़ा था भ्रष्टाचार के मामले में। राजा सुदर्शन आपको याद होंगे, उनको उखाड़कर फेंक दिया था सीट पर से। कितने राजाओं को संतों ने पच्युत करवा दिया। क्या उस देश में ये कबूल हो सकता है? ये प्रश्न आपसे है, ये प्रश्न भारत के लोगों से है, ये प्रश्न भारत की उस युवा पीढ़ी से है जो भारत को भ्रष्टाचार मुक्त देखना चाहती है। ये एक अच्छा इलस्ट्रेशन हमारे सामने है। इस पर एक्शन, इस पर आपको आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर यही दब जाएगा और ये लोग, भारत के भ्रष्टाचारी लोग, कौन बनेगा करोड़पति खेलते रहेंगे और खेल खेल कर धन इकट्ठा करते रहेंगे और इनके खिलाफ कुछ होगा भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।